बच्चों, हमने सेबी का इंट्रोडक्शन लिया इससे पहले और चैप्टर 1 में सेक्शन 1 में एक ही चीज हमने काम की पढ़ी कि ये सेबी एक्ट आता है 30 जून 1992, राइट। देखिए, इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 3 से लेकर 9 तक। किसके ऊपर है ये चैप्टर है सेबी के ऊपर। सेबी का ही, या मैंने कहा था बोर्ड कह लीजिए, कहने का मतलब सेबी की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। थोड़ा रिवर्स पढ़ना चाहिए। सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड मैंने बताया था रेगुलेटर कौन है, सेबी। मैंने ये भी बताया था आप नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोई इशू आता है कहां आएंगे, सेबी के पास। उसके ऊपर अथॉरिटी कौन है, सैट, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। उसके ऊपर मैंने कहा था कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दरअसल इसको इस तरह से पढ़ना चाहिए अथॉरिटीज, कि इस एक्ट में एक तरह से क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि मैंने कहा था सेबी के 3 फंक्शन है। लेजिस्लेचर का काम वो करी है, एग्जीक्यूटिव का काम करी है, और जुडिशरी का भी। क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कोई भी केस हो गया ये निर्णय देने वाली है। और इसके ऊपर नेचुरल क्या आएगा, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल। लेकिन उसका जो चैप्टर है वो है 6B, और एक ही सेक्शन है मेनली 15 के से लेके यूं कह लीजिए जेड। और जेड मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके ऊपर पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो हम चैप्टर नंबर 2 के बाद 3 नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्या पढ़ेंगे, सैट 6B, क्योंकि ये कॉमन प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं दोनों चैप्टर, क्योंकि दोनों ही किस पे हैं, अथॉरिटीज पे हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला सेक्शन नंबर 3 नजर आ रहा, किसके ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सेबी बनाई, नेचुरल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे बनाएगा, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। तो सेबी क्या है, ऐसे ही सेट 3 फंक्शन परफॉर्म करिए। और मैंने कहा था सेबी एक स्टेचुटरी बॉडी है, एक उसकी अपनी क्या है, ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, राइट। तो सेबी क्या है, खुद एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या है, सारी कंपनी वाली फीचर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी, एसएलई पूरा लिख सकते हैं आप। पीएस परपेचुअल सक्सेशन, सीएसए कंपनी सेक्रेटरी नहीं है भैया, कॉमन सील, रबर स्टैंप। कैन स्यू एंड बी। सेबी के जो हेड ऑफिस है वो कहां पे है, मुंबई। नॉर्मली आप देखिएगा किसी भी ट्राइब्यूनल बॉडी का, अथॉरिटी का हेड ऑफिस दिल्ली होता है। व्हाई मुंबई, बिकॉज मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री। दलाल स्ट्रीट स्टॉक ट्रेडिंग वहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि अंग्रेज समुद्र से आए, कहां से, वहीं पे आए। अदर ऑफिसेस ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे चंडीगढ़ में भी है, जयपुर में भी है, और काफी कुछ है। आइए मैं आपको सेबी की साइट पे लेके चलता हूं। भाई ये है सेबी की साइट, sebi.gov.in। सेबी के बारे में जैसे मैंने कहा था, ज्यादा जानना चाहें तो उसका इतिहास वगैरह सब कुछ, काफी कुछ यहां पे दे रखा है, आप जाके इसमें पढ़ सकते हैं। सो अबाउट सेबी में ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं किसकी, सेबी एज अ बोर्ड। देखिए, मैंने कहा था जो डेफिनेशंस है सेबी एक्ट में, कुछ नहीं है जी। सर क्यों नहीं है, इसके साथ लिंक करके देख सकते हैं आप। देखिए, बोर्ड तो मैंने कहा था सेबी जो बना दिया है सेक्शन 3 में। ऑब्वियसली इसका एक क्या होगा, चेयरमैन होगा। देखिए डेफिनेशन में कुछ नहीं, चेयरमैन मीन्स चेयरमैन, राइट। मेंबर मैंने बताए थे होंगे, ये क्या लिखा है, जुडिशियल मेंबर। ये कहां मिलेंगे आपको, सैट के अंदर। मेंबर क्या था, जो बोर्ड के अंदर मेंबर है, क्लियर। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन सिवाय मजाक के कुछ नहीं है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए आसान हो गया। या जैसे मैंने कहा था दूसरी किस्म का मेंबर क्या होगा, टेक्निकल, अगेन आपको कहां मिलेंगे, सैट के अंदर मिलेंगे। ये सैट के अंदर है जेएम या टीएम। तो भैया देयर इज नथिंग कॉल्ड एनी डेफिनेशन। सिक्योरिटीज है, कहता जाओ कहां से मीनिंग पढ़ाओ, सेक्शन 2 ऑफ सकरा एक्ट। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था, राइट। सो कहने का मतलब है देयर इज नथिंग इन द डेफिनेशंस। लेकिन हाँ, एक चीज पता चल गई, भाई सेबी के अंदर कौन है, भाई मेंबर भी हैं और कौन है, चेयरमैन भी है। क्योंकि यहां आपने चेयरमैन पढ़ा, और मेंबर की डेफिनेशन में देखिए कहता है मेंबर का मतलब है मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड इंक्लूड्स व्हाट, चेयरमैन। देखिए आज के दिन मिस मधबीपुरी बुच चेयरमैन। मेंबर्स होंगे, देखिए आपके सामने क्या लिखा, होल टाइम मेंबर्स।
जिसका मतलब पूरा दिन जो काम करते हैं, राइट। और ध्यान से देखिएगा सेक्शन 4, क्योंकि अभी यही पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, कॉम्पोजिशन पढ़ाऊंगा। पार्ट टाइम मेंबर भी आपको दिख रहे हैं, राइट। तो एक तरह से पता चल गया मेंबर दो प्रकार के हैं, होल टाइम एंड पार्ट टाइम है। देन देखिए, सेबी के ऑफिसेस एज ए सेट, हेड ऑफिस होगा एंड अदर ऑफिसेस। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर। हेड ऑफिस आपको दिख रहा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, राइट। देन दुनिया भर के इनके ऑफिस, जैसे नॉर्थ में देख लीजिए, दिल्ली आ गया, चंडीगढ़ दिख रहा है आपको, देहरादून दिख रहा है आपको, राइट। इस तरह से जोन में डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। तो ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, काम पे आते हैं अपने। तो ये लिखा है भैया, हेड ऑफिस एंड अदर ऑफिसेस। तो सेक्शन 3 में कुछ नहीं ऐसा पेपर में आने वाला। सेक्शन 4 मैं कहता हूं यस, यहां वो पेपर में डाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कॉम्पोजिशन। जैसे अभी मैंने बताया भाई साहब, एक क्या होगा, चेयरमैन, राइट। और चेयरमैन कौन है, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो मेंबर होंगे कहां से, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब दो मेंबर मिनिस्ट्री से उठाएं, एक फाइनेंस से एंड दूसरा कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। एक मेंबर कहां से उठाए, आरबीआई, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में क्या लगना है, पैसा लगना है। 5 बाकी मेंबर उठाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी, जिसमें से कम क्या होंगे, 3 होल टाइम होंगे, बाकी क्या हो सकते हैं, पार्ट टाइम हो सकते हैं। मतलब 3 होल टाइम रखो चाहे 5 के 5 रखो, 3 रखने ही रखने हैं। तो यहां पे कॉम्पोजिशन पे देखिए एग्जाम में प्रश्न डाला जा सकता है। टोटल देखिए मैंने इजी करके लिखा है, ये याद रखिए 9। स्प्लिट कैसे करेंगे, एक चेयरमैन, राइट, दो मिनिस्ट्रियों से, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, एक आरबीआई से, इसके अलावा 5 सब नॉमिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करिए, जिसमें से 3 क्या होंगे, होल टाइम। क्वालिफिकेशन क्या है, ये है पर्सन ऑफ एएसआई। एएसआई मैं कोड की बना के चलता हूं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ए से एबिलिटी, एस से स्टैंडिंग, आई से इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जिसे आप कहते हैं ऑनेस्टी, स्टैंडिंग मीन स्ट्रॉन्ग करेक्टर, कि पैसा देख करके जो डूबे ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, लोग डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं। जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो सीईओ रही हैं मिस चित्रा, गिरफ्तार होती हैं 2022 में। स्वाभाविक है, अंदर कुछ क्या करी, गड़बड़ करी, पैसे कमाए। थोड़ी स्टोरी इसके बाद में बता दूंगा, फिलहाल नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रॉन्ग करेक्टर के होने चाहिए, एबिलिटी, स्टैंडिंग एंड इंटेग्रिटी के। हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, किसमें, जितनी बकवास आपको आती है, +1 से जो पढ़ना स्टार्ट किया था लिख दो। देखो +1 में लिया कॉमर्स, उसमें पढ़ा अकाउंट्स, साथ में पढ़ी इकोनॉमिक्स, साथ में पढ़ा बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, थोड़ा सा आगे आपने इंश्योरेंस, बैंकिंग, देखो लो तो पढ़ ही रहे हो। क्लियर, कूल था। मेन पॉइंट क्या है, कंपोजिशन, 9 पेज याद करो। इसके बाद सेक्शन 5 पे प्रश्न बन सकता है। यह है आपका टेन्योर। दूसरी बात टर्मिनेशन, तीसरी बात रेजिग्नेशन। टेन्योर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रखा है, पीपी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, चेयरमैन का एंड होल टाइम मेंबर्स का। एक चीज और बता दूं मैं, सर अभी आपने दिखाया जो चेयरमैन है वो तो एक महिला है, सो सर चेयरमैन क्यों लिखा है, ये गलत नहीं है। नॉर्मली देखिए, मैं ही कहूंगा इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में जितने एक्ट बने, हर अथॉरिटी में इन्होंने एक अच्छी चीज लिखी, चेयरमैन वर्ड हटा के क्या डाला, चेयरपर्सन। आर यू गेटिंग? लेकिन ये एक्ट कौन से ईयर का है और ये चैप्टर तब का ही है, तो इसलिए यहां पे वर्ड क्या है, चेयरमैन। कहता होल टाइम मेंबर और चेयरमैन का टेन्योर होगा 5 साल या 65 साल की उम्र, विच एवर इज व्हाट अर्लियर। यहां पे एक एग्जाम्पल लेके चलें, लिख भी सकते हैं। मान लीजिए मैं बना 50 साल की उम्र में, तो कितने साल तक रह सकता हूं मैं, 5। लेकिन अगर मैं बना हूं 62 ईयर्स की उम्र में, तो मैं सिर्फ कितने साल रह सकता हूं, 3।
क्योंकि 65 क्या है, मैक्सिमम एज है, आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या आप एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट? अगर मैं 50 साल का अपॉइंट हुआ था तो कितने साल तक रहूंगा? 55। क्या 55 में मैं रीअपॉइंट हो सकता हूं? द आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं 62 का अपॉइंट हुआ था पहली बार, क्या मैं रीअपॉइंट हो सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं तो पहला टेन्योर भी कंप्लीट कर नहीं सकता। देन टर्मिनेशन ऑफ व्हाट? सर्विसेज। देखिए गलती करता है बच्चा, वो सोचता है टर्मिनेशन का मतलब है निकाल देना। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 6 है किसके ऊपर? निकाल देने पे। फर्क है टर्मिनेशन एंड रिमूवल में। सो टर्मिनेशन का मतलब है खत्म करना, ना कि निकालना। खत्म करने का मतलब मर्डर करना नहीं, मतलब उसकी टाइम खत्म हो गया। तो कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज चेयरमैन का भी एंड मेंबर का भी। कौन खत्म करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? और रीजन बड़ा ही सिंपल था कि इन सबको अपॉइंट भी किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। क्योंकि हमने ये पढ़ा, देखो ना, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री भी किसकी है? सरकार की है। इसलिए सरकार आपको कह सकती है बेटा मैं आपको यहां लिख आई थी, चलो अब जाओ। नो डाउट इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? 3 महीने का नोटिस। ये नहीं कि खड़े पांव बाहर निकलो, या नहीं देना 3 महीने का नोटिस, चलो बेटा आज आप जाओ, लेकिन आपको 3 महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, हैव फन, एंजॉय द वेकेशन विदाउट वर्क एंड गेट सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ सैलरी और अलाउंस इन लीव देयर ऑफ, मतलब ये तुरंत पैसे अगर मिल रहे हैं तो यहां प्रश्न बनाया जा सकता है। एक तो कंफ्यूजन नहीं करना पेपर में, टर्मिनेशन अलग है, रिमूवल क्या है? अलग है। 3 महीने का नोटिस या 3 महीने की तनख्वाह, फिर तुरंत आपको जाना होगा। रिजाइन करेंगे आप, इतनी बड़ी पोजीशन कोई नहीं छोड़ता, तो इसलिए छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक एक नोटिस दो, राइटिंग में दो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दो, क्या बताओ? कारण बताओ। लेकिन आप रिजाइन तुरंत नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते मैं चल लिया, मैं जा रहा हूं, बट हैज टू हेल्ड ऑफिस। नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, जैसे सरकार ने भी तो आपको दिया था। एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। 3 महीने का नोटिस पीरियड है। मान लो आज दे दिया मैंने नोटिस, तो कितने दिन के बाद जाऊंगा मैं? कोई जरूरी नहीं है 3 महीने के बाद जाऊंगा। 3 महीने से ऊपर तो मैं रह नहीं सकता, 3 महीने बाद तो पक्का जाना होगा। लेकिन अगर आज मैंने नोटिस दिया सरकार को, राइट, और मान लो ये था मेरा टेन्योर 5 साल का, मैंने आज नोटिस दे दिया मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे 5 साल कंप्लीट होने में समय 1 महीना बचा है, तो 3 महीने का नोटिस देने का मतलब नहीं कि 3 महीने में टिका रहूंगा, 1 महीने बाद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसे कहते हैं टेन्योर क्या हो गया? एक्सपायर हो गया, राइट। देन अगर आज मैंने नोटिस दिया और 10 दिन बाद गवर्नमेंट ने मेरी जगह कोई और आदमी भेज दिया, इसे कहते हैं सक्सेसर। क्या हो गया? 10 दिन बाद बाहर निकलो। नंबर 4, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, लीगल वर्ड है रेलिंक्विशेस। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ओके बेटा जाओ, सरकार ने कह दिया 20 दिन के बाद जाओ, तो कितने दिन के बाद जाओ? 20। लेकिन अगर ये तीनों पॉइंट ना लगे तो अंडरस्टूड है ज्यादा से ज्यादा कितने दिन बचोगे आप। इसलिए आंसर क्या है? व्हिचएवर इज अर्लियर। इज दैट ओके? यहां पे भी आप एक प्रश्न बना सकते हैं केस स्टडी कि बंदा अपॉइंट हुआ, इतनी उम्र थी, फिर आपको पता होना चाहिए ये टाइम पीरियड भी, फिर उसने रिजाइन करने के लिए क्या दे दिया? नोटिस दिया, इस डेट को दिया, ये हुआ वो हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन नंबर 6 में क्या हो रहा? आपको निकाल रहे हैं। नोटिस तो देंगे किस में? वही राइटिंग में। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बताएगी? रीजंस। क्या मिलेगी आपको? ROH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी आपको। क्यों निकाल रहे हैं? कारण क्या है? मैं कोड की बना के दे रहा हूं। कोड की है आई। 3 बार आई देख रहे हो? एक आई हम छोड़ सकते हैं, एक्ट में नहीं लिखा। फिर सर आपने क्यों लिख दिया? क्योंकि लगभग हर एक्ट में देखोगे आपको 3 आई, मतलब निकालने पे ये पॉइंट दिखेंगे, इसलिए बेस्ट तरीका रहता है। स्पेशली अगर आप पेपर 6D लेते हैं तो 6D में जितने भी एक्ट हैं वहां पे हर जगह ये दिखेगा। सो कोड की है आई। क्या? CA। कौन सा? प्रैक्टिसिंग। ये है कोड की। आई से आप क्या हो गए? इनकेपेबल, या जैसे कहते हैं इनकॉम्पिटेंट। कैसे? मे बी फिजिकली, मे बी मेंटली। तो काम करने लायक ही नहीं रहे तो जाओ। इंसॉल्वेंट हो गए तो कुछ गलत काम किए होंगे तभी इंसॉल्वेंट हुए होंगे, राइट। तुम तो रिश्वत ही खाओगे इसलिए जाओ कि इंसॉल्वेंट हो गए।
आई से ये एक्ट में नहीं है पॉइंट, राइट? ये पॉइंट एक्ट में नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट आ गया आपका। कौन सा? पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और नॉर्मली इंटरेस्ट कौन से होते हैं? पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो देखिए, जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, चेक में ना भी लिखा हो, तभी हम क्या कहेंगे? जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में, आपका अलग से बिजनेस हो सकता है, किसी कंपनी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप वहां के डेटर क्रेडिटर कुछ भी हो सकते हैं। उस कंपनी की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई केस है, किसके पास आया? सेबी के पास। वहीं पे आप बैठे हो, तो आप तो जानते हो आपकी कंपनी है, इसलिए क्या हो गया यहां पे? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सी से है कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। कन्विक्टेड का मतलब क्या था? साबित। क्या करना? साबित करना। एक होता है एलिगेशन, प्रोसिक्यूशन नहीं कह रहा हूं, वर्ड क्या है? कन्विक्ट हुए, साबित हो गया गुनाह आपके खिलाफ, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कौन सा गुनाह किया? मॉरल टर्पिट्यूड। अब मॉरल वर्ड सोच के आप सोचते होंगे कि किसी को छेड़ा होगा, क्लियर? कुछ गलत काम किया होगा, सेक्सुअल हरासमेंट, ये वो नहीं। मॉरली का मतलब सिर्फ ये नहीं है, ये तो है ही। जैसे आप बस में चढ़ गए बिना टिकट के, अच्छा नहीं लगता ना? किसी दुकान में गए, स्टेशनरी की दुकान में, 2 पेन अपने यहां टांग लिए। मतलब हर तरह की चीज जो गलत है उसको किसके अंदर लिया जाता है? मॉरल टर्पिट्यूड। टर्पिट्यूड को हिंदी में कहते हैं प्रताड़ना। आई होप सो। ना तो आपको हिंदी वाला वर्ड पता होगा और इंग्लिश वाला भी टफ लगेगा। अब मैं चाइनीज तो लिखने से रहा, राइट? ए से आपने अपनी पोजीशन का क्या किया है? अब्यूज। अगला पॉइंट जो पी से है, ये भी एक्ट में नहीं है, लिखा मैंने एक्ट में नहीं। क्या लिखा है? पेड एम्प्लॉयमेंट, पेड एंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंगेज ड्यूरिंग टेन्योर। मतलब सिंपली लॉ ये कहना चाहता है, जब आप सेबी में आ गए हो, सेबी के चेयरमैन या मेंबर बन गए हो, कहीं और पैसे लेके कोई नौकरी नहीं करनी, क्योंकि क्या क्रिएट होगा फिर से इस पॉइंट से? पर्सनल इंटरेस्ट। लेकिन मैं बता दूं, ये दोनों पॉइंट यहां पे नहीं है, बस मैंने मेंशन इसलिए कर दिया, लगभग हर एक्ट में ये होते हैं। आई से इनकेपेबल, आई से इंसॉल्वेंट, सी से कॉन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ए से आपने क्या किया? अब्यूज, राइट? 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा वैसे लिखे हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 7, मीटिंग्स होंगी। किसकी? बोर्ड, सेबी की। भाई मीटिंग्स होंगी, ठीक है, कहां होंगी, कब होंगी, कितने लोग आने चाहिए, quorum? कहता है ये टू बी डिसाइडेड बाय व्हाट? रेगुलेशंस बनाई जाएंगी, राइट? तो एज सच एक्ट ने नहीं लिखा। चेयरमैन का एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज का मतलब बेनिफिट। देखिए, मीटिंग में कोई डिसीजन लेना है तो स्वाभाविक है टाई हो सकता है, इक्वल वोट्स हो सकते हैं, तो इसलिए चेयरमैन को क्या मिलेगा कि एक्स्ट्रा वोट, जिसे हम कहते हैं कास्टिंग या सेकंड वोट, जो इस्तेमाल कब होगा? अगर क्या हो जाए? टाई। ये लिखा है। एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन साहब नहीं है अगर मीटिंग में, तो मेंबर्स प्रेजेंट टू चूज आउट ऑफ देमसेल्व्स एज व्हाट? प्रिजाइडिंग, ताकि उस मीटिंग को प्रिजाइड किया जा सके। बिकॉज बिना टीचर के क्लास नहीं होती और बिना चेयरमैन के कभी मीटिंग नहीं होती। अपने आप में से एक चुनो। डिसीजन कैसे लेंगे? बाय मेजॉरिटी। ये एक बढ़िया है भाई, सेक्शन 7 है, मैं कहता हूं एग्जाम में डाला जा सकता है। क्या लगाया गया है? रिस्ट्रेंट। किसके ऊपर? मेंबर पे। आप सेबी में मेंबर हो, लेकिन समस्या क्या है? हु इज ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये बन गया ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए मैं यहां बता रहा था, माना एक्ट में ये पॉइंट नहीं है पर्सनल इंटरेस्ट वाला, माना एक्ट में ये पॉइंट नहीं है पेड इन एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग टेन्योर, बट सिचुएशन तो आ गई। क्या ये? आप मेंबर हो लेकिन साथ में किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, राइट? हुआ क्या? उस कंपनी का केस आ गया, किसके आगे? सेबी के आगे। इसलिए वो रेजिग्नेशन तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर क्या लगा रहे हैं? रिस्ट्रेंट। एंड हैज डायरेक्ट, आपका है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या देखिए आगे वर्ड क्या लिखा है? पेक्यूनरी। पेक्यूनरी पहले ही मैंने बताया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। डायरेक्ट मींस आपका खुद का, इनडायरेक्ट किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे आपके बीवी बच्चे उस कंपनी में इन्वॉल्व हैं, दिस एंड दैट, जैसे मर्जी हो।
इन एनी मैटर टेकन फॉर कंसिडरेशन इन द मीटिंग। तो आपके ऊपर रिस्ट्रेंट है। क्या रिस्ट्रेंट है? देखिए, बता दो अपना इंटरेस्ट उस मीटिंग में, उसमें डिस्कशन होने से पहले, और बता के क्या करो, अपना मुंह बंद कर लो। नॉट टू पार्टिसिपेट इन डेलीब्रेशन, जिसका मतलब है डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डिसीजन ऑन इश्यू, सिंपल सी बात, आपको क्या नहीं मिलने वाला? वोटिंग राइट। तो निकलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर क्या लग रहा है? एक रिस्ट्रेंट लग रहा है। लेकिन कैसे लग रहा है उसको भी टेक्निकल समझो। सेबी में आप मेंबर हो प्लस किसी कंपनी के क्या हो, डायरेक्टर हो, उस कंपनी का केस किसके पास आता है? और स्वाभाविक है यहां आपका क्या क्रिएट हो गया? एक तरह से इंटरेस्ट, मे बी डायरेक्ट, मे बी इनडायरेक्ट, मे बी पेक्यूनरी। क्या रोक है आपके ऊपर? डिस्क्लोजर करो, देन कोई वोट, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा आपका। तो सेक्शन ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल आप इस पर बढ़िया प्रश्न बना सकते हो, जरूरी ध्यान रखें। देन सेक्शन 8 एक्ट एंड प्रोसीडिंग्स। देखिए हुआ क्या, अभी आपने सेक्शन 4 में देखा कॉम्पोजिशन में टोटल कितने लोग थे? सर 9 थे। आरबीआई के कितने चाहिए थे? 1। होल टाइम कितने चाहिए थे? 3। मान लीजिए आरबीआई वाला मेंबर नॉमिनेटेड है नहीं। हुआ क्या, आपकी कंपनी का केस लगा हुआ सेबी के आगे। सेबी ने अपना ऑर्डर दे दिया, आपने कहा यह ऑर्डर ही सही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कहा, आपने कहा सेबी तुम ही ठीक नहीं हो। क्यों ठीक नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे यहां एक मेंबर होना चाहिए था। किसका? तो इसलिए हमने सेक्शन 8 बनाया। कोई भी कार्रवाई, एक्ट एंड प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट टू बी इनवैलिडेटेड, चाहे इसके साथ आप ब्रैकेट में वर्ड लिख सकते हो, नॉट टू बी चैलेंज्ड, नॉट टू बी क्वेश्चनड, मतलब कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। किस ग्राउंड पे? कि भाई डिफेक्ट है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पढ़ के है कॉन्स्टिट्यूशन? सेक्शन 3 में। कैसे बना था कॉन्स्टिट्यूशन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या निकाला था? ऑफिशियल गैजेट में निकाला था। मान लीजिए ऑफिशियल गैजेट में नहीं छपा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेबी का ऑर्डर वैलिड रहेगा। कॉम्पोजिशन वाला उदाहरण मैंने दे दिया, उसमें गड़बड़ है। और अपॉइंटमेंट भी यही होती है, क्योंकि सेक्शन 4 में ही हम क्या पढ़ के आते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह। या मान लीजिए जैसे मैंने कहा कोई एक मेंबर वैकेंसी, जैसे आरबीआई वाला हो गया, राइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी कार्रवाई पे। आखिरी सेक्शन इसका स्टाफ। देखिए बड़े बड़े लोग तो आ गए, फिर चेयरमैन आ गया, मेंबर्स हो गए, ये वो। अरे नॉर्मल कर्मचारी भी तो चाहिए सभी के अंदर। स्टाफ जिसे आपको एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स एज रिक्वायर्ड, राइट। तो जितने आपको चाहिए उतने आपको दिए जाएंगे। नाउ ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ा हमने? सर चैप्टर नंबर 2 पढ़ा। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, गौर से देखिएगा। चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, पढ़ाने में हो सकता है 1.5-2 घंटा नहीं लगेगा, मिनट ही लगेगा बस, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 सिर्फ किसके ऊपर है? एक ही सेक्शन है। कौन सा? 10। याद कीजिए जब मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था कि भाई साहब सेबी एक्ट का एक इतिहास है। पहली बात मैंने बताया था, सेबी एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हम कौन से ईयर में ले आए थे? 1988 में। देखिए ये मैंने लिख के दिया था। और इससे पहले भी मैंने कहा क्या था, एक और कानून था जिसका नाम था कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947। तो जैसे ही 1992 में आपने सेबी एज ए क्या बना दी? इंडिपेंडेंट बॉडी। तो हमें बनाना पड़ा एक चैप्टर नंबर 3। क्या कहा हमने? भाई ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एटसेट्रा, मतलब एसेट्स हो, प्रॉपर्टी हो, सभी चीजें पुराने वाले बोर्ड की किसको ट्रांसफर हो जाएंगी? सेबी को, क्योंकि एक नई अथॉरिटी बना दी है आफ्टर सेबी एक्ट 1992 फ्रॉम अर्लियर बोर्ड। क्लियर? आइए एक बार दोबारा से देख लें। हमने चैप्टर मेनली 2 पढ़ा, सेबी द बोर्ड, सेक्शन 3 से 10 पे। 10 तक इसलिए चले गए, माना 10वां सेक्शन चैप्टर 2 में नहीं है, कहां आ गया? 3 में आ गया, लेकिन देखिए लिंक तो उसी से रिलेटेड ही है। तो हमने पढ़ा सेक्शन 3, बनाया सेबी ने, सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सारी कंपनी वाली फीचर। मेन सेक्शन 4 पढ़ने वाला है कॉम्पोजिशन, जिसमें टोटल 9 व्यक्ति होंगे, एक चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 5 होल टाइम, 5 और भी मेंबर हैं वो भी नॉमिनेटेड हैं, जिसमें से 3 होल टाइम होंगे, बाकी पार्ट टाइम हो सकते हैं। 2 उठाए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, और एक उठा लिया आपने कहां से? आरबीआई से। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सन्स ऑफ एएसआई,
एबिलिटी, स्टैंडिंग, इंटीग्रिटी, हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन 11वीं कक्षा से सारे सब्जेक्ट लिख दो, राइट। सेक्शन 5 अच्छा था। एक तो टेन्योर वाला पॉइंट, इन सभी का टेन्योर 5 बरस या 65 साल की उम्र, विच एवर इज अर्लियर। क्या ये पॉइंट हो सकते हैं? यस। टर्मिनेशन मीन्स आपकी ये टेन्योर खत्म किया जा सकता है, ऑब्वियसली सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आपको 3 महीने का क्या देंगे? नोटिस, या 3 महीने की सैलरी इन लीव दे देंगे। देन क्या आप रिजाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नोटिस दीजिए, राइटिंग में दीजिए, रीजन बताइए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। नॉर्मली पॉइंट लेके चलें तो क्या था? IICA, वैसे मैंने बनाया था, एक आई और है और प्रैक्टाइजिंग वर्ड भी था। आई से इनकेपेबल, आई से इंसॉल्वेंट, कॉन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, अब्यूज ऑफ पोजीशन। लेकिन वो बाकी पॉइंट का लिंक आपने देखा कहां से निकला? 7A से। सॉरी, मैं ये सेक्शन 6 पढ़ा गया आपको, रिमूवल वाला। रेजिग्नेशन वाले के जो पॉइंट थे वो क्या थे? 4 पॉइंट थे कि आप रिजाइन करोगे, 3 महीने का नोटिस पीरियड होगा, या सक्सेसर अपॉइंटेड, या टेन्योर एक्सपायर्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स। ठीक है, रेजिग्नेशन रिमूवल दोनों हुए। सेक्शन 7 में मीटिंग्स होंगी, उसमें विशेष पॉइंट क्या है? चेयरमैन को कास्टिंग वोट है, चेयरमैन नहीं आया तो मेंबर्स अपने आप में से एक को चूज करेंगे प्रिसाइडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, डिसीजन लिए जाएंगे किससे? मेजॉरिटी से। डिसीजन वाला पॉइंट, बाय मेजॉरिटी, ये पक्का ध्यान रखिएगा। यहां पे अगला प्रश्न बना सकता है स्टार। देन 7A बहुत ही बढ़िया, रिस्ट्रेंट है मेंबर के ऊपर। क्या रिस्ट्रेंट है? आप इधर मेंबर हो लेकिन किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और कोई मैटर आता है उससे रिलेटेड फॉर कंसिडरेशन, तो आप डिस्क्लोज करें अपना इंटरेस्ट, जो कि हो सकता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या पेक्यूनियरी। आप डेलिब्रेशन डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसका मतलब वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 8 में कोई भी कार्रवाई बोर्ड की क्वेश्चन नहीं हो सकती, मींस कैन नॉट बी इनवैलिडेटेड। किस ग्राउंड्स पे? देयर इज अ डिफेक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉम्पोजिशन, या अपॉइंटमेंट, या वैकेंसी। सेक्शन 9 में स्टाफ जितना चाहिए सरकार देगी, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज। चैप्टर 3, जैसे ये एक्ट बना, सेबी द बोर्ड बना, पुराने बोर्ड की सारी चीजें, जैसे आप एसेट कहें, आप एम्प्लॉइज कह सकते हैं साथ में, मतलब सब कुछ, सारी चीजें, इवन एम्प्लॉइज वगैरह क्या हो जाएंगे? नए बोर्ड को ट्रांसफर हो जाएंगे। एसेट्स हैं तो स्वाभाविक है, साथ में लायबिलिटीज भी होंगी। एक एक चीजें हो सकता है पहले कुछ क्या चल रहे हो, केस भी चल रहे हो, वो एज इट इज चलते रहेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा? एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थैंक यू।